व्यावसायिक अध्ययन क्लास 11 में हम पहला चैप्टर ले रहे हैं, उसका नाम है व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य। ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम जान पाएंगे कि व्यवसाय की अवधारणा क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, व्यवसाय, पेशा तथा रोजगार में क्या अंतर है। व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण हम कर पाएंगे, उद्योग एवं वाणिज्य का अर्थ समझ पाएंगे, विभिन्न प्रकार के उद्योगों को बता सकेंगे, वाणिज्य से संबंधित क्रियाकलापों को समझ सकेंगे, व्यवसाय के उद्देश्यों का विश्लेषण कर सकेंगे, व्यावसायिक जोखिमों और उसके कारणों की प्रकृति का वर्णन कर सकेंगे और व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए जिन मूलभूत कारकों को ध्यान में रखना चाहिए उसकी विवेचना कर सकेंगे। हम शुरू करते हैं व्यवसाय के परिचय से। हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहता है और समाज में रहने के लिए, आजीविका चलाने के लिए उसे आय की ज़रूरत है और इसी आय के लिए, अर्थ के लिए वह आर्थिक क्रिया को निष्पादित करता है लाभ कमाने के उद्देश्य से। आजीविका चलाने के लिए आर्थिक क्रिया करता है और लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई भी आर्थिक क्रिया की जाती है वह व्यवसाय कहलाता है। व्यवसाय शब्द की उत्पत्ति व्यस्त रहने से हुई है, अतः व्यवसाय का अर्थ व्यस्त रहना है जिसमें लाभार्जन हो सके। ऐसी क्रियाओं में व्यस्त रहना व्यवसाय कहलाता है। दूसरे शब्दों में वे क्रियाएं जो लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु वस्तुओं के उत्पादन, क्रय विक्रय या विनिमय और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित होती है, व्यवसाय कहलाती है। अब आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, ये हम तो क्लास 9 से पढ़ रहे हैं, फिर भी एक बार देखते हैं। वे सारी क्रियाएं जो अपने जीवन यापन में धन अर्जन हेतु करते हैं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जबकि भावुकतावश, प्यारवश अगर कोई क्रिया की जाती है तो उसे अनर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे माता जी खाना बनाती हैं, वह अनर्थिक क्रिया है। पिताजी पढ़ाते हैं, वह अनर्थिक क्रिया है। लेकिन अगर सेवा दे करके धन कमाने के लिए, जैसे कोई आपके ट्यूटर आपको पढ़ाते हैं, सब्जी वाला सब्जी बेचता है, वह आर्थिक क्रिया है। हम देखते हैं व्यावसायिक क्रियाओं की विशेषताएं। समाज में व्यावसायिक क्रियाएं अन्य क्रियाओं से किस प्रकार भिन्न हैं, यह समझने के लिए हमें व्यवसाय की प्रकृति तथा इसके आधारभूत लक्षणों को इसकी अद्वितीय विशेषताओं के संदर्भ में स्पष्ट करना होगा। पहला है, ये एक आर्थिक क्रिया है। व्यवसाय लाभ अर्जन के उद्देश्य से किया जाता है, न कि भावुकतावश या प्यारवश। दूसरा, इसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अथवा उसकी प्राप्ति होती है। व्यावसायिक इकाइयां या तो वस्तुओं का उत्पादन करती हैं या तो सेवाओं का, ताकि लोगों की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके। और वस्तुओं जो हमारे दैनिक कार्य में प्रयोग में आती है, जैसे पेन, चीनी, नोटबुक, कुछ वस्तुएं हैं जो अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कार्य में आती हैं, उन्हें पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं, जैसे मशीन, फर्नीचर आदि। तीसरी, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए ही वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय या विनिमय होता है। चौथा, नियमित रूप से वस्तुओं का और सेवाओं का विनिमय होता है। ऐसा नहीं कि कुछ दिन कर लिए तो व्यवसाय नहीं होगा। ओकेजनली कुछ अगर ऐसी आर्थिक क्रिया की जाती है लाभ कमाने के उद्देश्य से, तो उसे हम व्यवसाय की संज्ञा नहीं दे सकते। यह नियमित रूप से कंटिन्यूअस बेसिस पर होना चाहिए। पांचवा है लाभ अर्जन। प्रत्येक व्यावसायिक क्रिया लाभ के रूप में आय अर्जित करने के उद्देश्य से की जाती है। बिना लाभ कमाए कोई भी
लंबे समय तक व्यवसाय करने में असमर्थ होगा। इसलिए व्यवसायकर्ता व्यवसाय का विक्रय की मात्रा बढ़ाकर या लागत कम करके लाभ को अधिकतम करने की हर कोशिश करता है। फिर है प्रतिफल की अनिश्चितता। व्यवसाय हमेशा ही भविष्य पर आधारित होता है जो कि अनिश्चित है। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रतिफल की भी अनिश्चितता बनी रहती है। जो पूंजी लगाया जाता है, निवेश किया जाता है, उसमें लाभ अर्जन की अपेक्षा होती है, लेकिन यह निश्चित नहीं कि लाभ कितना अर्जित होगा। फिर है जोखिम का तत्व। जहां व्यवसाय है वहीं जोखिम है। अवांछनीय घटनाएं होने की संभावना को ही हम जोखिम कहते हैं, जैसे आग लग जाना, तालेबंदी हो जाना, दुर्घटना हो जाना, प्राकृतिक आपदाएं आ जाना, बाढ़, भूकंप आदि आदि। अब हम देखते हैं व्यवसाय, पेशा और रोजगार में क्या अंतर है। इनके बीच में हम एक तुलनात्मक अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। 4 स्तंभ हैं। पहला हमने आधार लिया है, फिर बाकी तीनों को उसमें समझाने की कोशिश की है, अंतर स्पष्ट करने की कोशिश की है। पहला आधार है स्थापना की विधि। व्यवसाय की स्थापना के लिए उद्यमी को निर्णय लेना पड़ता है और कुछ कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं, जबकि पेशे के लिए व्यावसायिक संस्था की सदस्यता तथा व्यवहारिक योग्यता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और रोजगार के लिए बस नियुक्ति पत्र मिला, सेवा समझौता हुआ और रोजगार में आ गए। दूसरा आधार है कार्य की प्रकृति। व्यवसाय जनता को वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है, जबकि पेशा व्यक्तिगत विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान देने के लिए की जाती हैं। रोजगार सेवा समझौता या सेवा शर्तों के अनुसार कार्य करना है। योग्यता के आधार पर हम देखते हैं व्यवसाय के लिए किसी न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, जबकि पेशे के लिए विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा विशेष योग्यता होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर के पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए, वकील के पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। जबकि रोजगार के लिए नियोक्ता जो चाह रहा है योग्यता और प्रशिक्षण, उसके अनुसार होना चाहिए। प्रतिफल, जिसको इंग्लिश में रिटर्न कहते हैं, व्यवसाय में अर्जित लाभ प्रतिफल है, पेशा में फीस प्रतिफल है और रोजगार में वेतन या मजदूरी प्रतिफल है। पूंजी निवेश का आधार देखते हैं तो व्यवसाय में प्रकृति एवं आकार के अनुसार पूंजी का निवेश करना होता है, जबकि पेशे में बहुत सीमित पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि और रोजगार में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। जोखिम का आधार देखें तो व्यवसाय में लाभ अनिश्चित है और जोखिम हमेशा बना रहता है। पेशा में फीस नियमित मिलती है एवं निश्चित मिलती है और साथ में जोखिम भी थोड़ा होता है। रोजगार में निश्चित एवं नियमित वेतन मिलता है और कोई जोखिम नहीं होता है। पूंजी लगाना नहीं हुआ तो जोखिम नहीं होता है। हित हस्तांतरण मतलब बेनिफिट ट्रांसफर की बात करें, उसके आधार पर व्यवसाय को कुछ औपचारिकताओं के साथ ट्रांसफर किया जा सकता है, दूसरे को बेचा जा सकता है, दिया जा सकता है। पेशा में यह संभव नहीं है और रोजगार में भी संभव नहीं है। आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें, उसके आधार पर व्यवसाय में कोई आचार संहिता निर्धारित नहीं होती। पेशा में आवश्यक है आचार संहिता का पालन करना और रोजगार में व्यवहार के लिए नियोक्ता द्वारा निर्धारित नियमों का पालन आवश्यक होता है। अब व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण हम देखते हैं। व्यवसाय को 2 भाग में बांटा गया है, पहला उद्योग, दूसरा वाणिज्य। उद्योग को 3 भागों में हम वर्गीकृत करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। तृतीयक को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं।
जो प्राथमिक उद्योग है उसमें दो पार्ट है, उसको दो भाग में बांटे हैं। पहला है निष्कर्षण, दूसरा जननिक। द्वितीयक को हमने दो पार्ट में बांटा है, निर्माणीय और रचनात्मक। निर्माणीय फर्दर चार पार्ट में बटा है, विश्लेषणात्मक, कृत्रिम, प्रक्रिया एवं संग्रहण। वाणिज्य को हम देखते हैं दो पार्ट में बांटा गया है, व्यापार और व्यापार के सहायक। व्यापार को फर्दर दो पार्ट में बांटे हैं, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक को थोक और फुटकर में बांटा गया है, जबकि बाह्य को आयात, निर्यात और पुनर्निर्यात में बांटा गया है। और व्यापार के सहायक में हम 5 भागों में बांटते हैं, परिवहन, भंडारण, बीमा, बैंकिंग एवं वित्त और विज्ञापन। अब इनको एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम उद्योग को देखते हैं। उद्योग से अभिप्राय उन सारी आर्थिक क्रियाओं से है जिनका संबंध संसाधनों को उपयोगी वस्तु में परिवर्तित करने से है। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्शन। इनपुट्स को आउटपुट में बदलते हैं, लेस बेनिफिशियल गुड्स को मोर बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स में बदलते हैं। जैसे आटे से डबल ब्रेड बनाना। फर्दर इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक उद्योग। वह उद्योग जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से है, जैसे खनन, उत्पादन, पशु एवं वनस्पति के विकास से है। इसको हम निष्कर्षण एवं जननिक में बांटते हैं। निष्कर्षण उद्योग का तात्पर्य उन उत्पादों को प्राकृतिक स्रोतों से निष्कासित करने से है, जैसे कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं जो, उनको हम निकालते हैं इसमें। इन उद्योगों में खेती करना, उत्खनन, इमारती लकड़ी, शिकार, मछली पालन, ये सब आ जाते हैं। इसका दूसरा पार्ट है जननिक उद्योग। इनका मुख्य कार्य पशु पक्षियों का प्रजनन एवं पालन तथा वनस्पति उगाना है, ताकि उसका उपयोग आगे किया जा सके। दूसरा है द्वितीयक या माध्यमिक उद्योग। प्राथमिक के बाद द्वितीयक। द्वितीयक उद्योग में हम जो प्राथमिक उद्योग से आउटपुट्स निकले हैं, उत्पाद निकले हैं, उनकी सहायता से हम ज़्यादा गुणवत्ता वाली वस्तुओं का निर्माण करते हैं। इन उद्योगों में हम जो निर्मित माल है, या तो अंतिम उपभोग के लिए उपयोग में लाते हैं, या दूसरे उद्योगों के लिए प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। जैसे कच्चा लोहा, खनन प्राथमिक उद्योग है, तो स्टील का निर्माण जो प्लांट्स में, स्टील प्लांट्स में होता है, और द्वितीयक या माध्यमिक उद्योग है। इसको हम फर्दर बांटे हैं। विनिर्माण उद्योग, तो विश्लेषणात्मक उद्योग में एक ही उत्पाद के विश्लेषण एवं पृथक्करण द्वारा तत्वों को उत्पादित किया जाता है। तेल शोधक कारखानों में हम देखते हैं कि उससे पेट्रोल भी निकल रहा है, डीजल भी निकल रहा है, वैक्स भी निकल रहा है, मोम जिसको कहते हैं। कृत्रिम उद्योग, ये उद्योग विभिन्न संगठकों को एकत्रित करके प्रक्रिया द्वारा नए उत्पाद का रूप देता है, जैसे सीमेंट उद्योग इसका सब बेहतर एग्जाम्पल है। कई चीज़ों को मिलाकर के सीमेंट बनता है। तीसरा है प्रक्रियाई या प्रक्रमीय उद्योग। वे उद्योग जो पक्के माल के निर्माण के लिए विभिन्न क्रमिक चरणों से गुजरते हैं, जैसे हमारा चीनी है, कागज है, कपड़ा है, कई स्टेप्स में जाके बनता है। फिर है सम्मिलित उद्योग,
जो उद्योग एक नया उत्पाद तैयार करने के लिए विभिन्न पुर्जों को जोड़ता है, असेंबलिंग कहते हैं इंग्लिश में इसको। जैसे कंप्यूटर, टेलीविज़न, कार, उसके कंपोनेंट्स कई जगह बनते हैं और उनको असेंबल करके कंप्लीट किया जाता है। निर्माण के बाद निर्माण उद्योग में ऐसे उद्योग जैसे भवन, बांध, पुल, सड़क, सुरंग तथा नहरों के निर्माण में संलग्न होते हैं। इन उद्योगों में अभियांत्रिकीय जिसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं तथा वास्तुकलात्मक चातुर्य महत्वपूर्ण अंग होते हैं। आर्किटेक्चर का नॉलेज इसमें चाहिए। तृतीयक या सेवा उद्योग में आते हैं। इस प्रकार के उद्योग प्राथमिक तथा द्वितीय उद्योगों को सहायता प्रदान करते हैं, जैसे बैंकिंग सेवा, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन सेवा, बीमा सेवा। इसके बाद वाणिज्य की बात करते हैं। वाणिज्य को हमने देखा कि दो पार्ट में बांटा गया है। इंग्लिश में कॉमर्स बोलते हैं। ए ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। माल की बिक्री तथा विनिमय के लिए जो भी क्रियाएं की जाती हैं उन्हें व्यापार कहते हैं। और वे सारी सेवाएं जो व्यापार में सहायक होती हैं उन्हें हम एड्स टू ट्रेड कहते हैं, व्यापार की सहायक क्रियाएं। इनमें सेवाएं आ जाती हैं। व्यापार की सहायक क्रियाओं में परिवहन, बैंकिंग, बीमा, दूरसंचार, विज्ञापन, पैकेजिंग, भंडारण आदि सम्मिलित है। देखा जाए तो वाणिज्य उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की आवश्यक कड़ी का काम करता है। ये सारी क्रियाएं जो वस्तु एवं सेवाओं के अबाध प्रवाह को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं, इसमें आती हैं। वस्तु उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए कई सेवाओं को लगाया जाता है, जिसे वाणिज्य प्रदान करता है। पहला देखते हैं हम इसमें व्यापार। व्यापार वाणिज्य का अनिवार्य अंग है। इसका अर्थ वस्तुओं की बिक्री, हस्तांतरण अथवा विनिमय से है। यह उत्पादित वस्तुओं को अंतिम उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराता है। आज के युग में जो हम भी वस्तुओं का बृहद पैमाने पर उत्पादन कर पा रहे हैं, यह संभव हो पाया है वाणिज्य के कारण। उत्पादकों को अपनी वस्तुओं की बिक्री प्रत्येक उपभोक्ता को अलग अलग कर एक एक इंडिविजुअल तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल है, और इस कार्य को करने के लिए व्यापारी सहयोग देता है। वह बीच की कड़ी माध्यम का रूप काम करता है। व्यापार को दो बड़े वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, आंतरिक और बाह्य, जो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। दूसरा है व्यापार के सहायक। सारी क्रियाएं जो व्यापार को सहायता प्रदान करती हैं, जैसे परिवहन, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, ये बिना इसके व्यापार को बढ़ाना संभव नहीं है, व्यापार करना संभव नहीं है। एक एक करके हम देखते हैं। परिवहन एवं संप्रेषण। वस्तुओं का उत्पादन जहाँ होता है और जहाँ उपभोग होता है, वह आसपास नहीं होता। दूर दूर तक वस्तुओं का उपभोग होता है, जबकि उत्पादन एक पर्टिकुलर सेंटर पर होता है। और उन सुदूर इलाकों तक, नुक एंड कॉर्नर तक पहुंचाने में परिवहन का योगदान होता है। जल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन आदि। दूसरा बैंकिंग एवं वित्त। धन के बिना व्यवसाय की
संभावना नहीं हो सकती है। हर कदम पर व्यवसाय में धन की आवश्यकता होती है और किसी के पास धन इतना नहीं होता कि वह एक बड़ा व्यापार खड़ा कर सके, और होता भी है तो वह उतना रिस्क लेना नहीं चाहता। और धन की कमी और रिस्क फैक्टर दोनों को देखते हुए बैंकिंग व्यवस्था वित्त प्रदान करने का, और बहुत सारी संस्थाएं जो वित्त प्रदान करने का कार्य करती हैं, वित्त को उपलब्ध कराती हैं ताकि जो साहसी है वह व्यापार को कर सके। तीसरा है बीमा। व्यवसाय के अनेकों प्रकार के जोखिम का सामना करना पड़ता है। जो भी अवांछनीय घटनाएं हैं जो एक व्यवसाय से जुड़ी होती हैं वह जोखिम कहलाती हैं, और जोखिम से मिनिमाइज करने के लिए, जोखिम को मिनिमाइज करने के लिए बीमा की सुविधा प्रदान की जाती है। जैसे अगर चोरी हो गई, कैश की चोरी हो गई तो कैश में इंश्योरेंस होता है। आग लगने की जोखिम को वहन करने के लिए अग्नि के लिए इंश्योरेंस होता है, फायर इंश्योरेंस। फिर हम देखते हैं भंडारण, जिसको वेयर हाउसिंग बोलते हैं। वस्तु के उत्पादन के तुरंत पश्चात ही उनका उपभोग नहीं होता है। जैसे बरसात में छाता और रेनकोट बेचा जाता है, ऐसा नहीं कि इसी समय उत्पादन किया जाता है, उत्पादन करके इसका भंडारण होता है। हम देखते हैं कि आलू प्याज हमको और फल सालों भर मिलते हैं, उत्पादन तो सालों भर उनकी उपज तो होती नहीं है, उनका भंडारण करके रखते हैं ताकि उसको हम सालों भर उपलब्ध करा सकें। तो भंडारण की सुविधा हो गई। विज्ञापन, वस्तुओं के बारे में उपभोक्ताओं को बताना, सूचित करना, उनको इसका नॉलेज देना, इसके लिए विज्ञापन सुविधाएं प्रदान करता है। आज के लिए इतना ही, फिर अगले चैप्टर में देखते हैं।